गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के पास बना छोटा सा चबूतरा धुंध में लिपटा हुआ दिख रहा था, जहां बैठे थे हरिया और भोला राम। रात इतनी शांत थी कि अपनी ही सांसों की आवाज किसी दूसरे के कदमों जैसी लग रही थी। भोला राम, ऐसी ठंडी तो कई सालों बाद पड़ रही है। याद है बचपन में हम इसी बरगद के नीचे आलू भूनते थे। तेरी माँ कैसे डांटती थी, रात को बाहर मत फिरो, गांव के बाहर भूत घूमते हैं। हाँ रे हरिया, वो भी क्या दिन थे। तब जिम्मेदारियां नहीं थीं, न खेत का डर, न घर का बोझ, बस चांद, आग और हंसी। तू आज बहुत उदास लग रहा है, सब ठीक तो है ना? उदासी क्या बताऊं यार। पिछले साल जंगली सुअर ने जो फसल उखाड़ दी थी ना, दिल वहीं टूट गया था। कई दिन तो खाना भी नहीं खा पाया था। इस साल कुछ भी हो जाए, फसल नहीं खराब होनी चाहिए। मेरी बिटिया की शादी है हरिया, उसका लाल जोड़ा देखकर जी भर आएगा। बस इस बार खेत बच जाए। हरिया के मन में भी पुराने दिनों की गूंज उठी। दोनों बचपन के दोस्त, एक दूसरे के सुख दुख के साथी। भोला राम, तेरी बिटिया मेरी भी बेटी जैसी है। जब वो छोटी थी ना, मुझे हरिया काका कहकर पीछे पीछे घूमती थी। फसल पर कोई आंच नहीं आने देगा जब तक हम दोनों जिंदा हैं। कभी कभी लगता है हरी, ये खेत ही हमारा सब कुछ है। रोएंगे भी तो इसके सहारे, हंसेंगे भी इसी पर। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। ठंडी हवा सरसराती हुई गुजरती है। हरिया ने चबूतरे से नीचे झांकते हुए कहा, तुझे भी कुछ अजीब नहीं लग रहा, जैसे आज रात कुछ ज्यादा ही शांत है? अरे तो हर बात में भूत मत ढूंढ। ठंड ज्यादा है, इसलिए आवाजें दूर दूर तक दब जाती हैं। लेकिन तभी पीछे कहीं झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों सन्न रह गए। भोला राम, सुना तूने? ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा है। भोलाराम ने गर्दन उधर घुमाई, पर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं देता था। हाँ, सुना तो मैंने भी। लगता है कोई जंगली जानवर होगा। चल चलकर देखते हैं, कहीं फसल पर हमला न कर दे। आज रात कुछ गड़बड़ लग रही है। आवाज ऐसी थी जैसे कोई चल रहा हो, इंसान जैसा। भोलाराम ने घबराहट छुपाते हुए कहा, इंसान इस ठंड में, रात के इस पहर? हम दोनों के अलावा यहां कौन आएगा? दोनों कुछ पल खामोश खड़े रहे। हवा में सरसराहट बढ़ती जा रही थी। हरिया ने धीरे से फुसफुसाया, चल। आवाज उधर से आई थी। धीरे धीरे चलना, पता नहीं क्या है। दोनों सावधानी से खेत के किनारे चलने लगे। कई मिनटों तक कुछ नहीं दिखा, सिर्फ झाड़ियों की अजीब हलचल और रात का गहरा अंधेरा। तभी अचानक, रुक, देख, आगे कोई जा रहा है। दोनों तुरंत पास के एक पेड़ के पीछे झुक गए। घास के बीच एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कदम भारी थे, जैसे कोई किसी बोझ के साथ चल रहा हो। जरा ठीक से देखने दे। अरे, ये तो शंकर है। क्या शंकर? विक्रम जमींदार का चमचा? ये यहां इतनी रात को क्या कर रहा है? शंकर मशाल जैसी टिमटिमाती लालटेन हाथ में लिए तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। हर कुछ सेकंड में पीछे मुड़कर देख भी रहा था, जैसे किसी को डर हो कि कोई पीछा कर रहा है। ये आदमी कभी सीधा काम नहीं करता। और ये दिशा तो हमारे गांव के पुराने कुएं की तरफ जा रही है। वहां आधी रात को कौन जाता है? भाई, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। सुना है आजकल विक्रम जमींदार शहर के कुछ आदमियों से मिल रहा है। कहा जा रहा है कि वे लोग गांव की जमीन हड़पने की फिराक में हैं। हाँ, और उन जैसे लोगों की वजह से ही साधारण गांव वाले डर में जीते हैं। हम खेत बचाते बचाते ही बूढ़े हो गए और ये लोग बस पैसा और चालबाजी। शंकर अब कुछ दूर निकल गया था। उसकी लालटेन की रोशनी झाड़ियों में झूल रही थी, जैसे किसी रहस्यमयी जुलूस की आखिरी लौ। छोड़ भाई, जिसका जो काम है वो करेगा। हम किसी मुसीबत में फंसे तो खेत की रखवाली भी नहीं कर पाएंगे। सही कह रहा है। आओ अपनी जगह वापस चलते हैं। रात को फिर से अंधेरा हो सकता है।
शंकर, विक्रम, शहर वाले ये सब अपना खेल खेलते रहेंगे। हमारा काम खेत है और वही हमें निभाना है। दोनों पेड़ के पीछे से निकलकर वापस अपने चबूतरे की ओर चल पड़े। पीछे कहीं दूर शंकर की लालटेन की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसके साथ ही अंधेरे में कुछ अनजानी आशंकाएं और गहरी हो रही थी। सुबह की पहली किरणें गांव की कच्ची गलियों पर गिर रही थीं, मगर आज गांव में वह शांत माहौल नहीं था। हर तरफ हलचल, फुसफुसाहट और दहशत पसरी थी। कुत्ते भी बेचैन होकर इधर उधर भौंक रहे थे। हरिया अभी भी चारपाई पर लेटा हुआ था, क्योंकि रात के उस घटना के बाद वे घर आ गए थे। तभी उसकी पत्नी सरला घबराई आवाज में पुकारती है, अजी सुनते हो? कितनी देर तक सोते रहोगे? गांव में बड़ी अनहोनी हो गई है। क्या हुआ सरला? सुबह सुबह किस बात की घबराहट है? वो राधा, मोहनलाल की बेटी, उसकी हत्या कर दी किसी ने। लाश मिली है पीपल के पेड़ के नीचे, हमारे खेत से थोड़ी ही दूरी पर। क्या कहा तूने? राधा हत्या? ये कब हुआ? रात को ही हुआ होगा। सुबह चरवाहों ने देखा, पूरा गांव उसी तरफ जमा है। कहते हैं लाश की हालत भी ठीक नहीं है, पुलिस को बुला लिया गया है। हरिया का चेहरा सख्त हो गया। उसके दिमाग में कल रात का दृश्य घूमने लगा। शंकर का उसी दिशा में जाना, लालटेन की थरथराती रोशनी। कल रात हम दोनों ने शंकर को यहीं जाते देखा था। कहीं वही तो? वह घबराकर जल्दी जल्दी घर से निकलने लगते हैं। कहाँ जा रहे हो? ज्यादा इधर उधर मत घूमो, पुलिस आएगी, जांच होगी। कहीं ऐसा ना हो कि लोग उल्टा पुल्टा बोले और हमारा नाम आ जाए। कुछ नहीं होगा सरला, मैं बस भोलाराम से मिलकर आता हूं। ये मामला बहुत गंभीर है। हरिया घर से बाहर निकल पड़ता है और सीधा भोलाराम के घर जाता है। भोलाराम दरवाजे पर ही खड़ा था, चेहरा पीला, आंखें डरी हुई। भाई, तूने सुना? हाँ हरिया, पूरी रात नींद नहीं आई जब खबर सुनी। ये कौन कर सकता है हमारे गांव में? हरिया भोलाराम के थोड़ा करीब आकर धीमी आवाज में बोलता है, भाई, तूने कल रात शंकर को जिस दिशा में जाते देखा था, वही दिशा थी, वही पीपल का पेड़। ये काम शंकर का हो सकता है। चुप, धीरे बोल। शक तो मुझे भी है, पर हमारे पास क्या सबूत है? तो क्या चुप बैठ जाए? आज राधा के साथ हुआ, कल हमारी बेटियों के साथ होगा। भोलाराम एक पल चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, हरिया, हम गरीब लोग हैं। शंकर विक्रम जमींदार का आदमी है। वो लोग 1 मिनट में केस पलटवा देंगे। पैसे का खेल है सब। अगर हम सिर्फ देखा था कह दें तो हम ही फंस जाएंगे। तो फिर क्या करें? क्या ऐसे ही डर कर बैठे? भोलाराम कुछ सोचकर बोला, एक ही रास्ता है। अगर हम किसी तरह सच्चाई सबके सामने ला सकें, इतने पुख्ता तरीके से कि लोग यकीन करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन जब तक मौका न मिले, हमें चुप रहना होगा। ठीक है, लेकिन पहला सुराग हमें शंकर से ही मिलेगा। वह रोज शाम को गांव की आखिरी चाय की दुकान पर आता है। वहीं मिलते हैं आज शाम। शाम को चलेंगे। आज ही से इस खेल का असली राज खुलेगा। शाम धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। हवा ठंडी थी और दुकानों के पास लालटेनें झिलमिला रही थी। हरिया और भोलाराम चुपचाप रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन दोनों के दिल में तूफान था। दूर से ही उन्होंने देखा, देख देख, उधर चाय की दुकान पर शंकर बैठा है। शंकर अकेला बैठा था, सिर नीचे झुका हुआ, जैसे किसी सोच में डूबा हो। आज असली परीक्षा होगी। हम राधा के बारे में दुख भरी बातें छेड़ेंगे। अगर वह हमारी बात में भावुक होकर साथ दे तो शायद उसका हाथ नहीं, और अगर चुप रहा या उठकर चला गया तो समझेंगे दाल में कुछ काला है। दोनों ने गहरी सांस ली और चाय की दुकान की ओर बढ़े। भाई साहब, 2 गर्मा गर्म चाय देना, ठंड बहुत है।
हाँ हाँ, बैठ जाओ, अभी बनाता हूं। हरिया और भोलाराम बिल्कुल शंकर के पास वाली बेंच पर बैठ गए। शंकर ने उन्हें देखा तो सही, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लीं। हरिया ने बातचीत शुरू की, आवाज जानबूझकर ऊंची रखी। अरे भोला राम, बेचारी राधा की कितनी दुख भरी कहानी थी। जब पैदा भी नहीं हुई थी तब उसके पिता गुजर गए थे। 5 साल की हुई तो मां भी चली गई। इसी तरह उसकी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया भी। हाँ, और पिछले साल उसकी दादी भी मर गई। वो लड़की पूरी तरह अकेली हो गई थी। अब उसके साथ ये दुर्घटना हो गई। कौन ऐसा कर सकता है? किसका दिल इतना पत्थर का होगा? शंकर की उंगलियां कांपती दिखीं, लेकिन वह चुप रहा। हरिया ने बात को और गहरा किया। सुना है उसके नाम पर कुछ जमीन भी थी, वही जमीन जो उसके पिताजी ने मेहनत से खरीदी थी। कहीं किसी ने उसे हड़पने की साजिश तो नहीं की? जमीन के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि हत्या भी। इतना सुनते ही शंकर ने एक झटके में कप नीचे रखा। उसकी आंखें थोड़ी फैल गई, फिर वह बिना कुछ कहे उठकर तेजी से वहां से निकल गया। हरिया और भोलाराम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। देखा, जमीन का नाम आते ही भाग गया। यह साधारण बात नहीं है हरिया। शक गलत नहीं था हमारा। हाँ, कोई बेगुनाह ऐसे नहीं भागता, लेकिन अभी इसे सबूत नहीं कह सकते। हमें कुछ और करना होगा, कुछ पक्का, जो इस सच्चाई को सामने ला सके। यही वक्त है समझदारी दिखाने का। एक गलती से हम दोनों फंस भी सकते हैं, लेकिन अब साफ है, मामला जमीन का है और शंकर उसमें गहरे शामिल है। ठीक है, अब हमें अगले कदम की योजना बनानी होगी, क्योंकि राधा को इंसाफ दिलाना जरूरी है और सच सामने लाना ही पड़ेगा, जो भी कीमत हो। इधर शंकर तेज तेज कदमों से विक्रम जमींदार के बड़े हवेलीनुमा घर में घुसा। हवेली के अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक लालटेन की रोशनी दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बना रही थी। सेठ जी, अभी अभी चाय की दुकान से आया हूं। वहां लोगों के बीच बातें हो रही थी। सबका कहना है कि राधा का मामला जमीन को लेकर है। मुझे शक है सेठ जी, कहीं कोई सच्चाई तक न पहुंच जाए। कौन है गांव में जिसकी इतनी हिम्मत है कि मेरी की हुई बातों पर चर्चा करे? सेठ जी, वही हरिया और भोलाराम। और मुझे लग रहा है कि शायद कल रात उन्होंने मुझे देख लिया होगा। वो दोनों अक्सर अपने खेत में ही रात गुजारते हैं। विक्रम अचानक सीधा बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अगर उन्होंने देख लिया है तो मामला गड़बड़ हो सकता है। कुछ करना पड़ेगा। कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर विक्रम की आवाज खतरनाक रूप से धीमी हो गई। तुम ऐसा करो शंकर, भोलाराम की बेटी को उठा लो। सुना है जल्द ही उसकी शादी है। उसे उठाओगे तो वे दोनों जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। पर सेठ जी, उसे उठाने से क्या होगा? क्या करेंगे उसके साथ? धंधा करूंगा, अपने कारोबार में उसका इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस काम करो। आज की रात सोनिया गायब हो जानी चाहिए। ठीक है मालिक, आप जैसा कहें, आज रात ही उसे उठा लूंगा। वह जल्दी से झुककर विक्रम को प्रणाम करता है और हवेली से निकल जाता है। रास्ते में रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवा से पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। शंकर तेज कदमों से चल रहा था, लेकिन दिल में डर और बेचैनी थी। सेठ के मन में क्या चल रहा है? पहले राधा को खत्म करने कहा, अब भोलाराम की बेटी सोना को उठाने को कह दिया। ये सब आखिर क्यों? किस धंधे में डाल रहा है मुझे? अचानक पीछे से टूटती टहनी की आवाज। शंकर एकदम रुक गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। कौन है वहां? अंधेरे में कोई नहीं दिखता, लेकिन हल्की सी परछाई झाड़ियों के पीछे हिलती है। बाहर आओ, कौन है? कोई जवाब नहीं।
बस हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। शंकर का गला सूख गया। अगर कोई मजाक कर रहा है तो बुरा होगा। मैं सेठ विक्रम का आदमी हूं। तभी राधा की धुंधली लेकिन साफ पहचान वाली आकृति उसके सामने खड़ी थी। राधा, तुम कैसे? तुमको तो मैं मार चुका हूं। हाँ शंकर, तुमने मेरी हत्या की थी, पर मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम्हें और विक्रम को खत्म न कर दूं। नहीं राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं सिर्फ विक्रम के कहने पर। जब मैं हाथ जोड़कर तुम्हें जीने की भीख मांग रही थी, तब तुम्हें दया नहीं आई थी शंकर। आज तुम्हारी बारी है। राधा नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले राधा की आत्मा एक ठंडी हवा की तरह उसके चारों ओर घूमी और अचानक एक चीख गूंजी और शंकर का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के लोग पुराने कुएं के पास शंकर की लाश देखकर दहशत में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब इंसान का काम है या किसी अदृश्य ताकत का। शाम के वक्त चाय की दुकान पर हरिया और भोला राम दोनों बैठकर धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। हमने तो सोचा था राधा की मौत में शंकर का हाथ है, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। आखिर ये सब कर कौन रहा है? भाई, ये मुझे विक्रम की नई साजिश लगती है ताकि कोई उसकी सच्चाई तक ना पहुंचे। हो सकता है उसने ही शंकर को खत्म करवाया हो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? विक्रम जैसे जालिम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर उसे पता चल गया कि हम सच पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भी खत्म कर देगा। नहीं भाई, हम बातों को यहीं खत्म कर देते हैं। हमारा परिवार है, कहीं हमारे साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। हाँ, एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं, यही ठीक होगा। दोनों उठकर घर की ओर चल पड़े। रात उतर आई थी, हवा में एक अनजाना डर तैर रहा था। तभी उनके पीछे किसी ने बहुत धीमे लेकिन साफ कहा, हरिया, भोला राम, रुको। दोनों एकदम रुक गए। पीछे मुड़कर देखा, सड़क पर कोई नहीं था, बस हवा बह रही थी। कौन है? ये आवाज कहां से आ रही है? धीरे धीरे धुंध के बीच से राधा की आत्मा प्रकट हुई। चेहरा शांत, पर आंखों में आग। काका, मैं राधा हूँ। मुझे विक्रम और शंकर ने मिलकर मार डाला था, मेरी जमीन हड़पने के लिए। भोला राम की आंखों में सदमा और गुस्सा दोनों आ गए। हरिया, हमारा शक सच निकला। ये सब विक्रम की ही साजिश थी। वो दुष्ट, वो राक्षस। शंकर को मैंने खत्म कर दिया है, अब सिर्फ विक्रम बचा है। जब तक उसे मिटा न दूं, मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। पर बेटी, तुम चाहती क्या हो हमसे? मैं उसे घर के अंदर या दिन के समय नहीं मार सकती। उसकी ताकतें और घर की तांत्रिक रक्षा मुझे रोकती हैं। तुम दोनों को उसे किसी भी तरह बाहर निकालना होगा। ये कैसे करेंगे हम? हम तो साधारण किसान हैं। नहीं भाई, ये हमें करना होगा। ये हमारे गांव का सवाल है, हमारी बेटियों का सवाल है। आज राधा के साथ हुआ, कल किसी और राधा के साथ भी हो सकता है। इन जैसे राक्षसों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, हम तैयार हैं। चल भोला राम। विक्रम की हवेली के बाहर दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। विक्रम, बाहर आ, बाहर आ, तुझे काम है। विक्रम, निकल बाहर। अंदर से गुस्से में चिल्लाहट आई। कौन कमीने हैं जो मुझे इस तरह पुकार रहे हैं? वह गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ था। तुम दो भिखारी, हिम्मत कैसी हुई मेरी नींद खराब करने की? ज्यादा बोलोगे तो? तभी हवा रुक गई। रात एकदम शांत, और फिर राधा की आत्मा सामने प्रकट हुई। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। राधा,
ये कैसे? तुम तो मर चुकी हो। हाँ विक्रम, मैं मर चुकी हूँ, पर मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा जब तक तू मर न जाए। नहीं नहीं राधा, मैं सब छोड़ दूंगा, अपना हर गलत काम। बस मुझे एक मौका दे दो। जब मैं तुम्हारे सामने जिंदगी की भीख मांग रही थी, तब तुमने मुझे एक मौका भी नहीं दिया था। आज तुझे भी कोई मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मत आना, मुझे छोड़ दो। लेकिन आत्मा हवा की तरह उसके अंदर समा गई। विक्रम का शरीर कांपने लगा, आंखें उलट गईं और फिर वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा, निर्जीव। रात में एक अजीब शांत छा गया। बेटी, अब तो तुम्हें चैन मिलेगा ना? काका, अब मुझे शांति मिलेगी, पर याद रखना, अन्याय के सामने चुप रहना भी पाप है। अगर तुम दोनों ने हिम्मत ना दिखाई होती तो ये गांव हमेशा अंधेरे में रहता। बेटी, तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। हम वादा करते हैं गांव को ऐसा कभी नहीं होने देंगे। राधा की आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। अब मैं जा रही हूँ काका, मेरी आत्मा को आज सच्ची मुक्ति मिली है। धीरे धीरे वह प्रकाश में बदलती गई। आपको और अगर पूर्णतः वीडियो गायब अच्छा हो लगा गई। तो लाइक हरिया करना, और भोलाराम सब्सक्राइब वहीं करना, खड़े ऐसे रहे। ऐसे न्यू मन में वीडियो डर पाने नहीं, के लिए। बल्कि